जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका डिफेंस उस्ताद के यूट्यूब चैनल पर। और हम कवर कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स 25 से लेके 31 जनवरी 2025। ये जो वीकली करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं, खासकर सीडीएस, एनडीए जो अभी हुआ है हमारा, सीएपीएफ, एसी, और उसके साथ साथ एफकेट के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवर करते रहो भैया, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके। दूसरी बात, एग्जाम पास है। अराउंड 40 दिन हमारे बच जाते हैं 14 सितंबर। इतने ही दिन बचे हैं हमारे पास, है ना। 40 दिन है आपके एग्जाम के, बहुत पास समय आ रहा है। डिफेंस उस्ताद एग्जाम के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस लॉन्च करेंगे, है ना। इनकी इंफॉर्मेशन जल्दी ही आपको मिल जाएगी। आप डीएम कर सकते हैं 8839961158 पर। और बाकी तो मैं आपको पहले कुछ बता ही चुका हूं। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहला करंट अफेयर्स हमारे सामने है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल और माइंस ने नयकार पत्ती टंगस्टन मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन को, नीलामी को कर दिया है कैंसिल, है ना। ये डिसीजन क्यों किया गया? ये डिसीजन लिया गया ताकि आपकी अरितापत्ती नाम का जो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो इस ब्लॉक के अंदर ही लाई करता है। ठीक है, देखो, ये जो हमारा हेरिटेज साइट है, ये तमिलनाडु का फर्स्ट हेरिटेज साइट, फर्स्ट बीएचएस ऑफ द तमिलनाडु। हमारी डिस्ट्रिक्ट लाई करती है मदुरई। अब यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल वैल्यू दोनों के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। मेगालिथिक स्ट्रक्चर मतलब एक स्टोन से काट के बनाया जाता है, जो स्ट्रक्चर बड़े स्टोन वाले रहते हैं, इनको मेगालिथिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। यहाँ पर हमें तमिल और ब्राह्मी के इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं, जो तकरीबन 2200 ईयर्स ओल्ड आ जाते हैं। रॉक कट टेम्पल्स वगैरह जो है वो भी हमें मिल जाते हैं, है ना। अब अगर हम ओवरऑल बात करते हैं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट की, तो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट वो वेल डिफाइंड एरियाज होते हैं जो काफी यूनिक होते हैं। ये इकोलॉजिकली काफी ज्यादा यूनिक होते हैं, इकोलॉजिकल तरीके से देखा जाए। इसके साथ साथ ये एक ऐसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट पाया जाता है। ठीक, पहला जो हमारा बीएचएस था इंडिया में, वो आ जाता है बैंगलोर का। बैंगलोर का भैया कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, इसका नाम है आपका नल्लूर टेमरिंड ग्रुव। ठीक है, ये बैंगलोर का आ जाता है। अब इंडिया में एट प्रेजेंट 47 बीएचएस आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इंडिया में अराउंड 47 आ जाते हैं। दिसंबर 2024 का ये डेटा है। लीगल प्रोविजन की बात किया जाए तो सेक्शन 37 ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, सॉरी फिर टंग ट्विस्ट हो जाती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसके अंडर में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट कर सकती है। किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, और फिर ये रूल्स बना सकते हैं ताकि बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स का मैनेजमेंट और कंजर्वेशन किया जा सके। इसके लिए बनाई जाती हैं बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, बीएमसीज, और भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जो कि आपके क्या करते हैं, इन तरह की पर्टिकुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अब बीडीए 2002 के अंडर में देखोगे तो हर लोकल बॉडी जो किसी भी स्टेट में होती है, उनको एक काम दिया गया होता है कि आपको एक बीएमसी बनानी ही बनानी है अपने एरिया में, ताकि वहां पे आप कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज और डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज का। स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होती है, SLMCs होती हैं, जिनको स्टेट बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये कुछ पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में। जस्ट गो थ्रू देम, इस मैप को बैठ के देख लेना भैया, क्वेश्चन इसमें से सीधा सीधा पूछा जा सकता है। सेकंड पे आते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड सॉरी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर दिया है, कि जन्म के आधार पर आप यूएसए में आप नागरिकता नहीं दे सकते। लेकिन एक फेडरल जज आता है, फेडरल यानी कि उनके सुप्रीम कोर्ट का एक जज, उस फेडरल जज ने क्या किया? उस फेडरल जज ने टेम्परेली इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कर दिया है ब्लॉक। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप जो दी जाती है, जिसपे आपने ब्लॉक लगाया है, ये हम इस पे रोक नहीं लगा, है ना। अभी आपके आदेश पे हमने ब्लॉक लगा दिया। बेसिकली होता क्या है,
कि बर्थराइट सिटीजनशिप दी जाती है आपके पेरेंट्स का इमिग्रेशन स्टेटस चाहे कोई कुछ भी हो उसके बेसिस पे। तभी इंडिया की बहुत सारी वुमेन, बहुत सारे कपल्स मोस्टली टूरिस्ट वीजा पे अगर वो यूएसए जा रहे हैं तो फिर ये ट्राई करते थे कि वहां पर हमारा बच्चा पैदा हो जाए। ये एक कन्वेंशन है जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद नहीं मिलेगा, बट एक प्रैक्टिस है जो काफी टाइम से की जाती है। अब अगर हम पूरे इस प्रोविजन को देखें जिसमें बर्थराइट सिटीजनशिप इन द यूएस प्रोवाइड कराई जाती है, तो डेफिनेशन की बात किया जाए तो बर्थराइट सिटीजनशिप एक प्रोविजन आता है 14th अमेंडमेंट 1868 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ऑटोमेटिकली आपको नागरिकता दी जाएगी अगर आप यूएस की सरजमी पर जन्म लेंगे। दूसरा, हिस्टोरिकल कंसेप्ट की बात किया जाए तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस वोंग किम एक्ट 1898 के केस में इसको अपहेल्ड किया है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया कि भले ही चिल्ड्रन आपके नॉन सिटीजन पेरेंट्स के हो, मतलब पेरेंट्स आपके नॉन सिटीजन हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा यूएस में पैदा होता है तो फिर उसको ये प्रिविलेज दिया जाएगा। देखो इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं कि अगर यूएस बर्थराइट सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी तो H1B वीजा होल्डर्स के लिए क्या होगा। मतलब कि जो भी इंडियन प्रोफेशनल्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना, हमारे एनआरआईज वगैरह हैं, जो H1B वीजा होल्डर्स हैं, जो गए हैं भैया यहाँ पर काम धाम कर रहे हैं, जिनको ग्रीन कार्ड्स का अभी वेट है कि ग्रीन कार्ड जो है वो हमें मिलेगा। ग्रीन पाउट कार्ड का मतलब रहता है कि किसी भी इंसान को रहने का अधिकार मिल जाता है यूएसए में, परमानेंटली आप रह के काम धाम कर सकते हो। अब आपको ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है। H1B वीजा की बात करें तो ये एक होता है टेम्परेरी वीजा। इससे एम्प्लॉयर्स क्या कर सकते हैं, बाहर के बंदों को हायर कर सकते हैं। मोस्टली एम्प्लॉयर्स इंडियंस को हायर करते हैं, कईयों को और भी हायर करते हैं जॉब्स के लिए, कोई भी ऐसी जॉब जिसमें एक बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होती है। अब टेम्परेरी वीजा होल्डर्स कौन से आते हैं, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए, इंडियन स्टूडेंट्स। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स में से आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, है ना। कुछ हमारी फैमिलीज हैं जो टूर पे जाती हैं, हॉलीडेज वगैरह मनाने के लिए जाती हैं, उनको भी टेम्परेरी वीजा मिलते हैं। इनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, है ना। बच्चों के लिए अगर आपको यूएस सिटीजनशिप चाहिए तो। तीसरा था इम्पैक्ट ऑन इमिग्रेशन, यानी कि इससे जितने भी इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये यूएस माइग्रेट करने से पहले 10 बार सोचेंगे, है ना। इससे वो दूसरी इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्रीज में जाएंगे लाइक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर मूव करने का सोचेंगे। उसके बाद में बर्थ टूरिज्म, जिसकी मैं बात स्टार्टिंग में कर रहा था कि वुमेन जो है वो ट्रेवल कर रही है यूएस में स्पेसिफिकली इस चीज के लिए कि अपने बच्चों को वहां पे जन्म दे दें ताकि उनको वहां पे सिटीजनशिप मिल जाए। तो इस पे भी थोड़ी बहुत रोक लगेगी ही लगेगी। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास कि 16 फाइनेंस कमीशन जो है उन्होंने इनॉग्रल इशू नीति आयोग की रिपोर्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 को लॉन्च किया है ना। बेसिकली इसमें आपका बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, खासकर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी कि जो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड पैरामीटर्स आते हैं नेशनल प्रोग्रेस के लिए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया जाता है। जैसे की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करते हैं, की फाइंडिंग्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स आते हैं। इसमें आता है हमारे पास उड़ीसा। उड़ीसा टॉप परफॉर्मिंग में आता है, हाईएस्ट ओवरऑल इंडेक्स स्कोर है इसका। ठीक है, डेप्थ इंडेक्स जो है इसको भी इसने टॉप किया है, डेप्थ इंडेक्स को भी टॉप किया है, और डेप्थ सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स को भी किया है। तो इसमें हमारे कौन आ जाते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और उसके साथ में गुजरात। एस्पिरेशनल स्टेट्स की बात करते हैं तो एस्पिरेशनल स्टेट्स यानी कि इनको काफी सारे फिजिकल चैलेंजेस को झेलना पड़ रहा है, जैसे कि लो क्वालिटी का एक्सपेंडिचर जो है वो झेलना पड़ रहा है, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी झेलनी पड़ रही है, और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इश्यूज जो है वो झेलने पड़ रहे हैं। इसमें हमारे केरल, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब आ जाते हैं। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें आपका गोवा, तेलंगाना, सबसे पहले तो आता है गोवा, फिर आता है तेलंगाना, ठीक है, और उसके बाद आता है उड़ीसा। ये लीड कर रहे हैं भैया रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके अचीवर और फ्रंट रनर दो टाइप की कैटेगरी आ जाती हैं। मतलब कि ये लोग अपना 27% डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाते हैं, और जो परफॉर्मर और आपके जो क्या बोलते हैं एस्पिरेशनल स्टेट्स आ जाते हैं, या सॉरी अचीवर और फ्रंट रन की बात कर रहा था मैं, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल जो आते हैं ये मात्र 10% एलोकेट करते हैं। डेप्थ सस्टेनेबिलिटी की बात किया जाए तो इसमें आपका जैसे कि वेस्ट बंगाल है, पंजाब हो गया, है ना, इनके डेप्थ बढ़ते चले जा रहे हैं, डेप्थ सस्टेनेबिलिटी को लेके काफी ज्यादा इश्यूज उठ रहे हैं।
ओवरऑल अगर हम एफएचआई की बात करते हैं तो इसका काम होता है स्टेट की फिजिकल हेल्थ को नापना, है ना, स्टेट के खर्चों को देखना, उसको देखना, ताकि रीजनल ट्रीटमेंट जो डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी अच्छे तरीके से बढ़ सके। इसमें आपके 18 मेजर स्टेट्स को मेजर किया जाता है, 5 की सब इंडेक्सेस आ जाते हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस आता है, डेप्थ इंडेक्स और डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। अब उसके बाद में मिस्टर डोनाल्ड जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उनकी एक और बात, यूएस प्रेसिडेंट का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने एक और जारी किया है जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के एस्टेब्लिश को रोक लगा दी है। इस ऑर्डर के जरिए हमारा यूएससीबीडीसी जो है उसके इशू करने को रोक लगाई है। सबसे पहले तो इशू भी नहीं किया जा सकता, सर्कुलेशन जो है वो भी इसका नहीं किया जा सकता। बेसिकली यूएससीबीडीसी को कहा जाता है डिजिटल डॉलर, है ना, और ये यूएसए के अधिकार क्षेत्र में आता है, उनके एरिया ऑफ ऑपरेशन में आता है। अब सीबीडीसी क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन रहता है। किसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन रहता है, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन रहता है किसी भी देश की सोवरेन करेंसी का, जैसे यूएस के केस में डॉलर आ जाती है ना, और उस पूरे देश का जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वही इसको इशू करता है। क्रिप्टो करेंसीज का कंसेप्ट अलग आ जाता है, क्रिप्टो वाला जो कंसेप्ट है ना वो टोटली डिफरेंट है, वो थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज होते हैं, वो डायरेक्ट आपके यहाँ पास अलग तरीके से क्रिएट हो जाते हैं। अब जैसे इनके टाइप्स की बात करते हैं तो होलसेल सीबीडीसीज आ गई, ये आपकी इशू की जाती हैं किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी आ जाते हैं इसमें, लार्ज स्केल ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, सिक्योरिटी सेटलमेंट्स हो गए। रिटेल सीबीडीसीज ये आपके रिटेल कंज्यूमर्स के द्वारा यूज किया जाता है ना, पब्लिक और बिजनेसेस के द्वारा, जो कि आपके डेली के ट्रांजैक्शंस ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद में टोकन बेस्ड आ जाते हैं, इसमें पब्लिक और प्राइवेट कीज वगैरह आ जाती हैं एनोनिमस ट्रांजैक्शंस के लिए, और अकाउंट बेस्ड आ जाते हैं जिसमें यूजर को अपने अकाउंट्स को एक्सेस करके डिजिटल आइडेंटिफिकेशन वगैरह चाहिए होता है, फिर उनका पूरा काम धाम होता है। इनके फीचर्स की अगर हम जैसे बात करें ना, तो इनको सबसे पहली बात तो है कि मीडियम ऑफ पेमेंट के तौर पे यूज किया, एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। जैसे अभी के टाइम पे हम यूपीआई करते हैं ना, यूपीआई टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर कोई दुकानदार इसको एक्सेप्ट करने से मना कर देगा तो आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो वैसे ही सीबीडीसीज को एक मीडियम ऑफ पेमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब कि सब उसको एक्सेप्ट करें। आप किसी बंदे से सामान खरीदोगे, 100 रुपए का नोट उसको दोगे, वो एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपए का नोट आपका लीगल टेंडर है। तो इनको लीगल टेंडर का स्टेटस दिया जाना चाहिए, है ना। एक सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू दिया जाना चाहिए सारे सिटीजन्स, एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। और इनको यूज करने का जो आपका कन्वीनियंस है वो भी एकदम हाई लेवल का होना चाहिए, है ना। मतलब कि मनी को इशू करने का कॉस्ट जो है, ट्रांजैक्शंस में ज्यादा कुछ पछड़े नहीं होने चाहिए, ये सब देखना चाहिए, ठीक है। अब उसके साथ साथ में एक और पॉइंट आता है कि सीबीडीसी के इनिशिएटिव इंडिया के क्या है, यानी कि आरबीआई का ई रूपी, इसको 2022 में लॉन्च किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। यानी कि अगेन ये होता है डिजिटल वर्जन, इंडियन रुपी का डिजिटल वर्जन है। और आप इसको 1 to 1 फिएट करेंसी यानी कि जो हमारी पेपर करेंसी होती है उसके साथ आप चेंज कर सकते हो। मतलब बैंक के पास में जाओगे, आप डिजिटल 100 रुपए दिखाओगे तो आपको 100 रुपए मिल जाएंगे, है ना। यानी कि अब जो ई रूपी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इनको ई रूपी वॉलेट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो बैंक्स और नॉन बैंक्स आपके ऑफर करते हैं, पर्सन टू पर्सन पेमेंट के लिए भी कर सकते हो आप, पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स के लिए भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो, ये इसके बेनिफिट होते हैं। आगे बात करते हैं रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समैन स्कीम आरबीआईओएस 2021। तो रिसेंटली आरबीआई ने एनुअल रिपोर्ट जो है वो जारी की है ऑम्बर्समैन स्कीम की, फॉर द पीरियड ऑफ 2023 एंड 2024। एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है कि ओम्बड्समैन स्कीम में 33% कंप्लेंट्स में इंक्रीज देखा गया है 2023 के मुकाबले 2024। देखो ओवरऑल उस स्कीम को 2021 में लॉन्च किया गया था अल्टरनेट ग्रीवियंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म के अंडर, जो कि आरबीआई का, यानी कि अगर मुद्दा सुलझाना है, झगड़ा सुलझाना है, तो उसके लिए एक अल्टरनेट मेथड दिया जा रहा है, अल्टरनेट ग्रीवियंसेस रेड्रेसल। इसका काम क्या है, इसका काम है वन नेशन वन ओम्बड्समैन,
प्रिंसिपल, है ना। वन नेशन वन ओम्बड्समैन प्रिंसिपल आता है। 3 प्रीवियस ओम्बड्समैन स्कीम को इसमें इंटीग्रेट किया गया है। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2019। यानी कि एक सिंगल विंडो प्रोवाइड कराई जाती है आपकी कंप्लेंट करने के लिए। किसके लिए? जो भी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके लिए। इसमें कमर्शियल बैंक्स हमारे आ गए, रूरल रीजनल रीजनल रूरल बैंक्स आ जाते हैं आपके, कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आ जाती हैं, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज वगैरह वगैरह सब इसमें शामिल कर रखा है। आगे बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी आती है इनकी? सबसे पहली बात तो ये कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना 6th नया रीजनल ऑफिस जो है वो खोला है वाराणसी में। ठीक है। इससे पहले इनके 5 रीजनल ऑफिसेज आते हैं। एक तो आता है गुवाहाटी में, दूसरा आता है आपका पटना में, फिर आता है भैया हमारा कोची में, उसके बाद आता है भुवनेश्वर, एंड देन कोलकाता। ये इनके अर्लियर पहले वाले तकरीबन 5 ऑफिसेज आ जाते हैं। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ओरिजिन की बात करते हैं तो स्टेचुटरी बॉडी है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट IWAI 1985 के अंडर में इनको किया गया था लॉन्च। ऑब्जेक्टिव क्या आता है? इंडिया के जितने भी इनलैंड वाटरवेज हैं उनको डेवलप करना, रेगुलेट करना, किस काम के लिए? शिपिंग के लिए, है ना, और उसके साथ नेविगेशन के लिए। बस वही काम है इनका, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करना है IWT इंफ्रास्ट्रक्चर का। इनलैंड वाटरवे जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेशनल वाटरवेज जो हमारे आ जाते हैं, इनको डेवलप करने का काम इनका आ जाता है। ठीक है। उसके बाद डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस स्कीम दिशा। यानी कि एक प्रोग्राम आता है हमारा, उस प्रोग्राम का नाम ही है हमारा संविधान। ठीक है, सॉरी, स्वाभिमान। हमारा स्वाभिमान कैंपेन। अब ये जो कैंपेन है ना, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 75th जो एनिवर्सरी है उसको मनाया जा सके, है ना। इंडिया जो एक रिपब्लिक के तौर पे स्टेब्लिश किया गया था उसको सेलिब्रेट किया जा सके। 2021 में लॉन्च किया गया था इसको। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में 5 साल का पीरियड 21 से लेके 2026। सीधा सा काम है पूरे देश के लोगों को न्याय दिलवाना, है ना, जैसा हमारे प्रियम्बल में बताया है, आर्टिकल 39A 14 और 21 में भी बताया है। बेसिकली इसके अंदर में टेली लॉ, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, न्याय बंधु, लीगल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से प्रचार किया जाना है। फिर बात करेंगे कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी की। तो इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस जो है, इन्होंने 125th एनिवर्सरी कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी की सेलिब्रेट की है। इसको करंटली भी किसके अंडर में डाला गया है? करंटली ये आ जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसके अंडर में आते हैं, है ना। 1899 में स्टेब्लिश किया गया था। लोकेशन आ जाती है कोडाई कनल। और कोडाई कनल कहाँ लाई करता है? ये लाई करता है पलानी हिल्स में। अब पलानी हिल्स कहाँ पर आते हैं? ये आ जाते हैं आपके तमिलनाडु यानी कि ईस्टर्न घाट वाले सेक्शन में। कोडाई कनल को इसीलिए चूज किया गया था क्योंकि कोडाई कनल हमारा इक्वेटर से थोड़ा सा आ जाता है पास, प्रॉक्सिमिटी है, प्लस यहाँ पर डस्ट बहुत कम है, और उसके साथ साथ ये इलाका आपका लाई करता है हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, लोकेशन में। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा? इसके द्वारा आपका और ज्यादा डेटा लिया जाएगा कि सन जो है वो अर्थ को और इतनी तेजी से गर्म कैसे करता है। पहली बात तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अर्थ को और मॉनसून पैटर्न को समझने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव सहकारिता के तौर पे आपका लॉन्च किया। इंडिया में आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ने इनॉग्रल फंक्शन जो है IYC इसको एड्रेस भी किया है। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का पहला IYC जो है वो 2012 में लॉन्च किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। इस बार की थीम आती है कॉपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। वही पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस के लिए, गरीबी कम करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, एसेट्रा। आगे बात करते हैं कॉफ फ्लावर यानी कि अमोरफॉलस टाइटेनम के बारे में। तो एक रेयर प्लांट है,
कॉप्स यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है लाश। लाश फ्लावर है। कहाँ ब्लूम करता है? ये करता है सिडनी। सिडनी कहाँ लाया करता है भैया? हमारा सिडनी लाया करता है ऑस्ट्रेलिया में। पहली बार 10 सालों में एक बार ही हमें देखने को मिला है। इसको जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर से बहुत भयंकर सड़न जैसी स्मेल आती है, रॉटिंग स्मेल आती है। ठीक है, बहुत ज्यादा जब ये फुल ब्लूम में होता है। इंडोनेशिया में ये जंगलों में पाया जाता है और इसको एक नाम से जाना जाता है, दैट इज बोंगा बांग कई। ठीक है, ये इसका नाम है इन इंडोनेशिया। ये लार्जेस्ट फ्लावरिंग स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्लांट का जो वर्ल्ड में पाया जाता है। इसकी हाइट तकरीबन 3 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, मतलब 8-10 सालों में ये एक बार उगता है और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। इसको IUCN ने इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला। संजय सिस्टम की बात करते हैं तो डिफेंस मिनिस्टर ने संजय, जो आपका एक एडवांस बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है, इसको लॉन्च किया। इंडिया पाकिस्तान को जो स्कर्मिश हुआ था उसमें भी इसको इस्तेमाल किया गया था। इससे इंडियन आर्मी की सर्विलेंस और जो आपके रिकॉनेसेंस फैसिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज, उनको बढ़ाया गया है। ज्वाइंटली डेवलप किया है इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने। कौन सा स्कीम आता? आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। इसके द्वारा आर्मी डेटा नेटवर्क को किया जाएगा इस्तेमाल। ठीक, आर्मी डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा और इनके थ्रू उसको प्रोसेस करने के बाद में, इंटीग्रेट करने के बाद में ग्राउंड और एरियल बैटलफील्ड सेंसर्स का इस्तेमाल करके रिले करा जाएगा। फिर बात करेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC, जिसकी कैपिटल है किनशासा के बारे में। तो अभी क्या है कि ईस्टर्न पार्ट जो DRC का है, वहां पर एक नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप है, M23 करके एक संगठन है, जो सरकार के द्वारा आपका सपोर्टेड नहीं है ना। वहां पर इन लोगों ने क्या किया है, इस रीजन में, ये जो खासकर आपका ईस्टर्न रीजन आ जाता है, यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को भगाया है, डिस्प्लेसमेंट की। DRC सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आता है पूरा इंडिया अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट का, आफ्टर अल्जीरिया, है ना। अल्जीरिया जो है वो आपका सबसे नंबर 1 पे आता है और उसके बाद में सब सहारन अफ्रीका में तो ये सबसे लार्जेस्ट। लैंड बाउंड्रीज की बात करते हैं तो देखो भैया, बहुत सारे देश हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर अंगोला है। अंगोला के साथ साथ आपका जाम्बिया है, मलावी है। ठीक है, यहाँ तंजानिया है, बुरुंडी है, रवांडा है, युगांडा है, साउथ सूडान है, ऊपर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। यहाँ पर देखोगे रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है। ये सारी की सारी जो आपकी कंट्रीज हैं इसे लाए करती। मेजर रिवर जो यहाँ पर फ्लो करती है उसका नाम है कॉन्गो रिवर, उसका नाम भी कॉन्गो है। यानी कि वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, आफ्टर नाइल रिवर। उसके बाद में वेजिटेशन यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो कॉन्गो बेसिन लाई करता है, कॉन्गो जो रिवर का बेसिन है आपका, कॉन्गो बेसिन में वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं, थोड़ा दलदली इलाका है वो भी पाया जाता है। मिनरल्स में तो भैया हमारे पास है कोबाल्ट, गोल्ड, कॉपर, कोल, आयरन और लिथियम, ये सब बहुत धुआंधार तरीके से पाया जाता है। उसके बाद इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उनको चीफ गेस्ट बनाया गया इंडिया के 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे। इंडोनेशिया के जो आपके प्रेसिडेंट थे वो 1950 के दौरान, जो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था, तब भी चीफ गेस्ट थे। ठीक है, बेसिकली इंडिया ने वेलकम किया है इंडोनेशिया को कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्वाइन करने के लिए, इन्होंने ज्वाइन किया। अब इंडिया और इंडोनेशिया के बायलैटरल ट्राइज की बात करें, आपसी संबंधों की बात करें, तो सबसे पहली बात तो है कि दोनों के दोनों देश बांगडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 के पार्टिसिपेंट्स थे, जिसके द्वारा आपका नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट होता है कोल्ड वॉर के टाइम पे 1961 में, वो चलाया गया। तकरीबन 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर में $29.4 बिलियन का ट्रेड हमने इनके साथ किया है। इंडोनेशिया इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आता है आसियान में। यहाँ से हम लोग कोल, पाम ऑयल और रबर मंगाते हैं और हम इनको रिफाइंड पेट्रोलियम, टेलीकॉम इक्विपमेंट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भेजते हैं। दोनों के दोनों देश ब्रिक्स, G20, IORA और ईस्ट एशिया समिट जैसे एसोसिएशंस का पार्ट है। अब इंदौर और उदयपुर ने 31st वेटलैंड एक्रीडेट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड को ज्वाइन किया है ना। ये इंडिया की फर्स्ट ऐसी सिटीज आ जाती हैं, इंडिया की फर्स्ट 2 सिटीज जो कि इस ग्लोबल लिस्ट में आई हैं।
है ना। ये किसके अंडर में आता है? ये पूरा आपका रामसर कन्वेंशन के अंडर में आता है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में हमारा आता है सिरपुर लेक। ये एक रामासर साइट है, यहाँ पर वाटर बर्ड इकट्ठा होते हैं और इसको एक बर्ड सेंचुरी भी बनाया जाता है। उदयपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 मेजर वेटलैंड्स आते हैं। एक तो आता है लेक पिछोला, टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। फतेह सागर जो है ये भी काफी ज्यादा फेमस है। इवन रंग सागर ये भी यहाँ पर आता है। और आता है हमारे पास स्वरूप सागर, और एक आता है दूध तलाई। ये कुछ पर्टिकुलर हमारे जो एरियाज हैं जो उदयपुर में आ जाते हैं। अब अगर हम वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन की बात करें तो ये वॉलेंट्रीली एक्रीडेशन सिस्टम है जो सिटीज को अपॉर्चुनिटीज देता है। कौन सी सिटीज को? जो अपने नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह के जो वेटलैंड्स उनको वैल्यू करती है, उनको इंटरनेशनल स्टेटस दिलवाना चाहते हैं, रिकॉग्निशन दिलवाना चाहते हैं, पॉजिटिव पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं, है ना। इसको अप्रूव किया गया था उरुग्वे में। उरुग्वे में जो आपका सीओपी 12 का जो रामासर कन्वेंशन हुआ था 2015 का, इसी के दौरान इसको अप्रूव करवाया गया था। ये बेसिकली 6 साल तक के लिए एप्लीकेबल रहता है, उसके बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है। मतलब अगर आप पूरे 6 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो। अब इस मैप में अगर आप देखोगे तो आपको एग्जिस्टिंग वेटलैंड सिटीज मिल जाएंगी, और ये 2025 की आपकी एक्रीडेटेड वेटलैंड सिटीज है। इंडिया का मैप गलत दिखाया है, सॉरी टू से, बट इंटरनेशनली कोई भी आप अच्छा मैप ढूंढोगे तो उसमें मोस्टली इंडिया के मैप को ये लोग ढंग से दिखाते नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली यही यूज करना होगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चालू कर दिया जाएगा, ऑप्शनलाइज कर दिया जाएगा। अब ये जो यूपीएस है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी लागू रहेगी, जो कि एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर में आते हैं, और जिन्होंने आपका क्या बोलते हैं एनपीएस के अंडर में इस पूरे प्रोसेस को चूज किया था। अप्रैल 20 से चालू कर दिया जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो रेगुलेशंस जारी करेंगे। क्या फीचर्स आ जाते हैं इनके? एश्योर्ड पेंशन आ जाता है कि 50% आपका जो एवरेज बेसिक पे जो आपने पिछले 12 महीनों में ड्रॉ किया था प्रायर टू सुपर एन्युएशन, रिटायरमेंट से पहले, लेकिन उसमें आपको 25 साल की आपकी नौकरी भी होना चाहिए। दूसरा जो पेंशन है वो आपका तकरीबन 10 साल मिनिमम जो आपका काम है वो भी आना चाहिए, तभी आपको पेंशन मिलेगी। एश्योर्ड फैमिली पेंशन यानी कि 60% एम्प्लॉय की पेंशन जो है वो उनके डिमाइस से पहले, ठीक है, जो उनके डिमाइस से पहले उनको पेंशन मिली थी उसमें से 60% जो है फैमिली को दिया जाएगा। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन यानी कि 10,000 तो मिनिमम पर मंथ के बेसिस पे, है ना। सुपरएनुएशन के बाद में आपका 10 साल तक सर्विस के लिए इतना भी दिया जाएगा। उसके बाद इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन आ जाता है, यानी कि अश्योर्ड पेंशन के केसेस में, फैमिली पेंशन के केसेस में, मिनिमम पेंशन के केसेस में महंगाई को काउंट किया जाएगा। और डीए यानी कि डियरनेस जो आपका रिलीफ आता है, ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए रहता है, सर्विस एम्प्लॉयज के केस में इसको भी इस्तेमाल किया जाए। कुछ लमसम आपकी पेमेंट आ जाती है सुपर एन्युएशन पे, ग्रेचुइटी वगैरह पे वो भी दिया जाएगा, और वो सब भी आपका काउंट हो जाता है। ओवरऑल अगर आप यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो तीनों इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन सी देम हियर। आगे बात करते हैं, यूज ऑफ लाउड स्पीकर एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। जरूरी नहीं है कि भैया दिन में 5 बार आप कुछ बोलो, या फिर दिन में 1 बार, या फिर महीने में 2 बार, या हफ्ते में 1 बार आप जो है कुछ और बोलो। तो ऐसा करना जरूरी नहीं है, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिटेरेट किया। रिटेरेट किया का मतलब होता है रिपीट किया। कौन से जजमेंट को? महेश विजय केस 2016 में। यहाँ पर उन्होंने बोला था कि लाउड स्पीकर्स का जो यूज कर रहे हो ये किसी भी धर्म या किसी मजहब के लिए जरूरी नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी रेफर किया। कौन सा जजमेंट? चर्च ऑफ गॉड केस 2000 में। इसमें बोला गया कि भैया ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि लाउड स्पीकर का यूज करना है अंडर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं आता। तो अब इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट क्या आता है? ईआरपी इंडियन जुडिशरी लगाती है। किसके लिए? हमारे कुछ भी मैटर्स ऐसे आते हैं जिनमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कंटेंट आ जाता, तो उनको चेक करने के लिए, है ना, उस पर्टिकुलर चीज की एसेंशियलिटी को देखने के लिए कि क्या ये जरूरी है कि नहीं। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने श्री शिरूर मट्ट केस 1954 में इसको लागू किया था, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड की गई।
बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको आपका इस पर्टिकुलर एम्बिट में, इसके दायरे में रखा गया था। इसमें बोला गया था कि जो एसेंशियल पार्ट आता है किसी भी रिलीजन का, है ना, वो प्राइमरीली आपका उस रिलीजन की डॉक्ट्रिन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि बाद में आपने कुछ भी डेवलप कर दिया। कुछ और पर्टिकुलर हमारे जजमेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे श्री आदि विशेश्वर केस 1907। इसमें जो कोर्ट है उन्होंने रिलीजियस और जो आपकी सेक्युलर एक्टिविटीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं टेम्पल के, उनके बारे में डिस्टिंक्शन प्रोवाइड किया। आचार्य जगदीश शरणानंद जो केस 2004 आता है, इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि अगर कोई भी प्रैक्टिस आपके रिलीजन का एसेंशियल पार्ट आ जाता है, इज वेदर द एब्सेंस ऑफ द प्रैक्टिस फंडामेंटली अल्टर्स द रिलीजन, कि यानी कि ये जो प्रैक्टिस है अगर ये इस रिलीजन से गायब हो जाएगी तो फिर उस रिलीजन के फंडामेंटल्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और शायरा बानो केस 2017 आता है, ट्रिपल तलाक वाला केस, ये तो मोस्टली आप सबको पता ही है ना। इसमें बोला गया था कि ट्रिपल तलाक जो है वो बेसिक टेनेंट्स जो है इस्लाम के, उनके खिलाफ आ जाता है। ठीक। उसके बाद अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है वो साइबेरिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है अपडेटेड वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल के हिसाब से। तो WMM जो है ये स्टैंडर्ड मॉडल आता है जिसके द्वारा नेविगेशन, एल्टीट्यूड और जो बेसिकली आपका रेफरेंस सिस्टम है, ये जियोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में डेवलप किया जाता है। इसका जो एक नया मॉडल है वो हर 5 साल में आपका लाया जाता है ताकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस को देखा जा सके। इसको प्रोड्यूस किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल जियोस्पेक्टिकल इंटेलिजेंस एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम का डिफेंस ज्योग्राफिक सेंटर के द्वारा। अब शिफ्ट जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल में आ रहा है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो मैग्नेटिक नॉर्थ का मतलब होता है कि जहां पर हमारी ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, एंटर कर रही है ना, नॉर्थ में। और ज्योग्राफिक नॉर्थ आपका वो रहता है जहां पर हमारा, देखो ये हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ है, जहां पर हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा मैग्नेटिक होता है, यहाँ पर हमारी फील्ड लाइंस कन्वर्ज करती है। ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, यहाँ पर ऊपर की तरफ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, यहाँ पर आपका जो है वो क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक साउथ पोल आ जाता है। ठीक है। अब अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पहली बार डिस्कवर किया गया था 1831 में एक पर्टिकुलर एक्सप्लोरर के द्वारा। उनका नाम था जेम्स क्लार्क रॉस। ठीक है। उसके बाद 5 सेंचुरी में, तकरीबन पिछले 100 सालों में, इसका जो मूवमेंट है वो कनाडा से रशिया यानी कि साइबेरिया की तरफ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 31 माइल्स एनुअली 2000 से बढ़ता चला जा रहा है। बट इसका जो रेट ऑफ मूवमेंट है वो पिछले 5 साल में कम ही हुआ है। अर्थ के मैग्नेटिक और नॉर्थ पोल जो है वो ग्रेजुअली चेंज होते रहते हैं, यानी कि ये डायनेमिक होते हैं, ये स्टैटिक तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती रहती है ना, कई बार रिवर्स भी कर जाती है। अब इसके साथ साथ जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है और ज्योग्राफिक नॉर्थ है, इनकी लोकेशन मतलब ज्योग्राफी की तो सेम ही रहती है, लेकिन मैग्नेटिक और इसकी चेंज जो है वो आपस में शिफ्ट होती रहती है। कई बार मैग्नेटिक पोल्स में रिवर्सल भी हो जाता है, ऊपर साउथ है, नीचे नॉर्थ है, और ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ऐसा भी होता रहता है। पहले मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स को देखें तो अर्थ का मैग्नेटिक फोल्ड जो है वो 183 टाइम्स पिछले 83 मिलियन ईयर्स में चेंज हुआ है। ठीक है। इससे नेविगेशन सिस्टम्स में इश्यूज आते हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज कंफ्यूज हो जाती हैं, सोलर स्टॉर्म्स वगैरह जो सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स पे आते हैं उसमें भी काफी इश्यूज आते हैं। आगे नैनो यूरिया की बात करेंगे तो एक स्टडी की गई है, उसमें ये देखा गया है कि अगर आप लगातार नैनो यूरिया का यूज करते रहेंगे तो इससे राइस और जो वीट आपकी फसलें हैं, है ना, इनकी प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। इसको डेवलप किया है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इफको ने। एक इनोवेटिव एग्रीकल्चर इनपुट है जिसमें यूज किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, इसके जरिए आपका नाइट्रोजन प्रोवाइड कराया जाता है प्लांट्स को। ओवरऑल 4% होता है नाइट्रोजन, साइज होता है 20 से लेके 50 नैनोमीटर तक। ज्यादा से ज्यादा इसके पास होता है सरफेस एरिया, पार्टिकल्स जो इसके हैं जो कि पर यूनिट एरिया आपके आ जाते हैं, है ना। ये कन्वेंशनल यूरिया के मुकाबले काफी ज्यादा। जैसे एक छोटी सी जो बोतल है 20 से 50 नैनोमीटर की, वो ML वगैरह की, ये जो बोतल होती है ना, ये एक बोरा जो आपका रहता है नैनो यूरिया वगैरह उसको कवर कर लेती है, उससे ज्यादा कवर कर लेती है। अब इसके बेनिफिट्स भी बहुत आते हैं, जैसे कि हायर न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी आती है इसके अंदर। पहली बात तो ये है। इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस जो है एग्रीकल्चर फील्ड से कम हो जाता है लीचिंग और गैसेस इमिशन के जरिए। इसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत इजी है। लेक विक्टोरिया की बात करते हैं तो रिसर्चर्स ने एक जेनेटिक सर्वे जो है वो कराया है साइनो बैक्टीरिया का। लेक विक्टोरिया
आपका जो लाई करता है यहाँ पर, इस एरिया का नाम आता है विनम गल्फ। विनम गल्फ यहाँ पर शायद हमने देखा नहीं, हाँ ये है, तो यहाँ पर करा है एग्जैक्टली। ठीक है। लेक विक्टोरिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आ जाता है वर्ल्ड में, आफ्टर लेक सुपीरियर, जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 5 लेक्स का पूरा एक सीरीज है, वहां पर आता है। और लेक विक्टोरिया अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट लेक है। इसके आसपास की कंट्रीज में केन्या है, तंजानिया है और युगांडा है। मतलब ये एक हमारा ट्राई जंक्शन पे लाए करता है। साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। ये फोटो सिंथेटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस तरह के तालाबों में एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। यहाँ से हमें मिलता है नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स, जो राइस में, बीन्स के कल्टीवेशन में यूज किए जाते हैं। ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेयर आपका प्रीमोर्डियल के टाइम पे, यानी कि जो आर्कियन एरा हुआ करती थी और जो हमारी प्रोटोजोइक एरा हुआ करती थी, उस दौरान जो अर्थ के अंदर समुद्र से ऑक्सीजन आया है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में यहीं से आया है। साइनोबैक्टीरिया काफी ज्यादा डेंस हो सकते हैं, आपको डेंसिटी इनकी दिख ही रही होगी। पूरे पानी को कवर कर लेते हैं, टॉक्सिक ब्लूम हो जाता है इनका, मतलब कि पूरे सरफेस को कवर कर लेते हैं, अंदर तक तो ऑक्सीजन और सनलाइट वगैरह पहुंचने ही नहीं देते, तो मरीन इकोसिस्टम को कर देते हैं ये खराब। फेंटानाइल की बात करते हैं तो यूएस कंसिडर कर रहा है कि 10% टैरिफ जो है चाइनीज इंपोर्ट्स पे लगाएंगे, क्योंकि फेंटानाइल जो है उसको चाइना से यूएस में स्मगल किया जा रहा है, मैक्सिको और कनाडा के रूट से। अब ये एक पावरफुल सिंथेटिक ऑपोइड होता है ना, जिसको फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एनाल्जेसिक, यानी कि पेन रिलीफ और एनेस्थीसिया के लिए अप्रूव किया जाता है। यानी कि ये 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है मॉर्फिन के कंपैरिजन में, 50 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है हेरोइन से ज्यादा, है ना। और एक इसको एनाल्जेसिक के तौर पे यूज किया जाता है, पेन रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो ऑपोइड्स होते हैं ना, जैसे कि फेंटेनाइल हो गया, ऑक्सीडोसिन हो गया, मॉर्फिन वगैरह हो गया, ये कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको बेसिकली आपका जो ओपियम, जो चरस गांजा भांग वगैरह रहता है, पॉपी वगैरह रहता है, यहाँ से डिराइव किया जाता है। तो ये हमारी बॉडी में उसकी तरह मिमिक करती है ना। मतलब वो एक्टिविटीज मिमिक करती हैं जो ये जो ड्रग्स हमारी बॉडी में करती हैं। सारे के सारे ऑपोइड्स तकरीबन एक जैसे वर्क करते हैं, ये हमारे नर्व सेल्स का एक ऐसा एरिया एक्टिवेट करते हैं जो हमारी ब्रेन और बॉडी से जुड़ा रहता है, जिसको बोला जाता है ऑपोइड रिसेप्टर्स, जिससे पेन के सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। पेन आपको नेचुरली होगा तो, बट आपके ब्रेन को पता नहीं चलेगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पद्म अवार्ड्स 2025 रिपब्लिक डे पे लॉन्च किए थे। 1954 में ये अवार्ड्स स्टार्ट किए गए थे, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ द कंट्री में आ जाते हैं। ये दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इन राष्ट्रपति भवन, 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, है ना। एक आपका रहता है पद्म विभूषण, दूसरा रहता है पद्म भूषण, और उसके बाद रहते हैं पद्म श्री, है ना। पद्म विभूषण दिया जाता है एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए, पद्म भूषण दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए, और पद्मश्री दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। अलग अलग डिसिप्लिन और फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज में दिया जाता है, लाइक आर्ट हो गया आपका, पब्लिक अफेयर्स, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड वगैरह वगैरह। ठीक है। हर साल इनको रिपब्लिक डे के दौरान आपका जो है यो अनाउंस किया जाता है। उसके बाद पीएम श्री, यानी कि पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से जो हमारे पीएम श्री स्कूल्स हैं, इनमें 76% राइज देखा गया है स्टूडेंट इनरोलमेंट में 5 स्टेट्स में। कौन कौन से स्टेट्स हैं? मणिपुर है, आपका त्रिपुरा है, राजस्थान है, मेघालय है, और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश है। ये तो भैया केंद्रीय विद्यालय नंबर क्रमांक 2 है दिल्ली छावनी का। तब आपके डिफेंस उस्ताद यहाँ पर गए थे एक कैरियर ओरिएंटेशन सेशन को करने के लिए एसएसबी विंग्स के साथ में। ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा पीएम श्री स्कीम है ना, ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइंड है। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पैसा सरकार लगाती है, ऑपरेट मोस्टली स्टेट्स करते हैं, आपके 2022 के अंडर में आता है। ड्यूरेशन है 5 साल का, है ना, 2022 से लेके 2027 तक। क्या एम है? 14,500 पीएम श्री स्कूल्स को डेवलप करना है आपका, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज और लोकल बॉडीज मैनेज करें। फंडिंग पैटर्न इनका रहता है 60-40 का,
है ना, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। और स्टेट्स की जगह आपके यूटीज भी हो सकते हैं जिनके पास लेजिस्लेचर्स हैं, और यूटीज विद लेजिस्लेचर्स एक्सेप्ट जेएंडके। दूसरा आता है 90-10 का फंडिंग पैटर्न, यानी कि इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं। ठीक है, 90% सरकार देगी और 10% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हिमालयन स्टेट्स और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देंगे। और 100% आ जाता है यूनियन टेरिटरीज के लिए जिनके पास विधानसभा नहीं है। इट्टी को पक्का डॉल्स की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को जब रिपब्लिक डे के दौरान जो आपकी झांकियां निकलती हैं उस दौरान इट्टी को पक्का डॉल्स जो है उनको दिखाया गया आंध्र प्रदेश के टेबलॉइड। ये हमारा तकरीबन 400 साल पुराना एक क्राफ्ट है। इट्टी कुपक्का नाम की जगह है आंध्र प्रदेश, वहां पर आता है। इसको जीआई टैग दिया गया था 2017 में। इसको बनाया जाता है अंकुडू ट्री से, इसको राइटिया टिंक्टोरिया के नाम से बोला जाता है, लाइट वेट के लिए और स्मूथ टेक्सचर के लिए। अंकुडू ट्री से बनता है ये तो बता ही दिया मैंने आपको। इसके साथ साथ इसमें कोई भी हैवी मेटल यूज नहीं किया जाता है, कोई भी टॉक्सिक आइटम यूज नहीं किया जाता है। नेचुरल एलिमेंट्स लाइक सीड्स, लेकायर, बार्क, रूट्स और लीफ से बनाया जाता है। इट्टी को पक्का टॉय को बनाने का जो प्रोसेस है ना, इसको टर्न्ड वुड लेकर या फिर थारिनी के नाम से जाना जाता है। जॉर्जिया की बात करते हैं जिसकी कैपिटल है तिब्लिसी। तो जॉर्जिया को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कंट्री आपकी ट्रांस कोकेशिया रीजन में आ जाता है। ये जो पूरा एरिया है ना कैस्पियन सी के आसपास वाला, इसको ट्रांस कोकेशिया रीजन कहा जाता है, जो कि आपका वेस्ट एशिया और उसके साथ साथ ईस्टर्न यूरोप जो है उसके बीच में आ जाता है। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्रीज में नॉर्थ में आपको रशिया दिख ही रही है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। अजरबैजान जो है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा इनका, जो ईस्ट और साउथ वेस्ट में है। ठीक है, आर्मेनिया और तुर्की जो है ये इनके थोड़े से साउथ और साउथ वेस्ट में है। वाटर बॉडीज में इनके पास आ जाता है कैस्पियन सी, जो थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद आएगा, डायरेक्टली एक्सेस नहीं है, बट ब्लैक सी का एक्सेस इनको डायरेक्ट। यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इट इज माउंट शिखारा। माउंटेन रेंजेस में आती है ग्रेटर कॉकेकस रेंज और लेसर कॉकेकस रेंज। मेजर रिवर्स में आती हैं इंगुरी, उसके साथ साथ रियोनी, प्लस मटकावरी, सॉरी, हाँ मटकावरी आती है, मटकावरी आती है और एक और आती है कोडोरी। ठीक है, कंफ्लिक्ट रीजन यहाँ पर एक आता है, इसका नाम है अबखाजिया। ठीक है, और एक और आता है जिसका नाम है साउथ ओसेटिया। मतलब आसपास के देशों को लेके और अजारिया, इनकी लड़ाई चलती रहती है। उसके बाद में बात करेंगे रैतु भरोसा स्कीम की। तो तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने आपके फंड्स रिलीज कर दिए हैं राइतु भरोसा स्कीम में, जिसको जनवरी 26 2025 रिपब्लिक डे के दौरान लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा 6,000 रुपए आपका पर एकड़ के हिसाब से, पर सीजन के हिसाब से क्रॉप इन्वेस्टमेंट सपोर्ट के तौर पे दिया जाए। इस स्कीम के द्वारा आपका जो फंड्स हैं वो रेवेन्यू विलेजेस के हिसाब से डिटरमाइन किए जाते हैं। कुछ और हमारी स्कीम्स ऐसे ही आ जाती है, जैसे कि एक आती है पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। आपका तकरीबन 6,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दिए जाते हैं। एक हमारी आती है कालिया स्कीम, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है और लैंडलेस लेबरर्स और फार्मर्स को इन ओडिशा। darfur क्राइसिस की बात करते हैं तो रिसेंटली जो प्रोसिक्यूटर हैं हमारे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मीटिंग को बुलाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूडान का ये जो दरफूर वाला इलाका आ रहा है, यहाँ पर काफी ज्यादा क्राइसिस हो रखा है। यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया हमारा आता है वेस्टर्न सूडान। ठीक है, और यहाँ पे तकरीबन 80 ट्राइब्स आ जाते हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स आ जाते हैं, जिसमें ट्राइबल और एथनिक कन्फ्लिक्ट चल। ये कन्फ्लिक्ट 2003 में सबसे ज्यादा बढ़ गए थे कि जब सूडान लिबरेशन आर्मी और जस्टिस एंड इक्वलिटी मूवमेंट, ये कुछ हमारे वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, इन्होंने लड़ाई दंगे स्टार्ट कर दिए, सूडानीज गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने हथियार उठा लिए। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेके, डिस्प्लेसमेंट को लेके और भी बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन है, उसकी वजह से चलता आ रहा है। ऑपरेशन संकल्प की बात करते हैं तो रिसेंटली जो है वायु सेना मेडल अवार्ड किया गया है ऑपरेशन संकल्प को एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसके लिए आ जाते हैं विंग कमांडर अक्षय सक्सेना।
ठीक है। तो ये गैलेंट्री मेडल उनको दिया गया ऑपरेशन संकल्प में उनके रोल के लिए। बेसिकली एंटी पायरेसी ऑपरेशन जो है जो कि किया गया अरेबियन सी में। इस ऑपरेशन को इंडियन नेवी ने मार्च 2024 में लॉन्च किया था। इंडियन नेवी ने बेसिकली मैरीटाइम कम्युनिटी को बचाने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया था। बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स आ जाते हैं जो कि इसराइल और हमास के कन्फ्लिक्ट के बैकड्रॉप में जनरेट हो रहे हैं, लाइक हुतीज आ गए, पायरेट्स आ गए, इन सब की वजह से। तो बेसिकली इसमें तीन एरियाज ऑफ ऑपरेशंस आते हैं: गल्फ ऑफ एडन आसपास के इलाके, अरेबियन सी और सोमालिया के आसपास का इलाका। इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन नेवी ने बहुत सारे इंसिडेंट्स को रिस्पॉन्ड किया, जिसमें लाइव्स बचाना, नार्कोटिक्स कैप्चर करना, हाईजैक मर्चेंट वेसल्स को बचाना, एसेट्रा एसेट्रा। फिर आती है एक रिपोर्ट आई है हाईवेज पे, आईएम बैंगलोर की हाईवेज डेवलपमेंट जो 2013 से है, इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ है ना। एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ है, यानी कि हर यूनिट जो खर्चा यहाँ पर किया जा रहा है हाईवे कंस्ट्रक्शन पे, इसे 3.21 यूनिट इंक्रीज देखा जा रहा है हमारा टोटल जीडीपी में, जीडीपी ग्रोथ। अब ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ना, इसका मतलब होता है कि ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ना। कैसे बढ़ना? सरकार एक फील्ड में खर्चा कर रही है तो उससे नेशनल इनकम बढ़ना। जैसे अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो फिर आप क्या करते हो, और ज्यादा कपड़े खरीदने स्टार्ट कर देते हो, जूते अच्छे खरीदते हो, फोन अच्छा खरीदते हो, है ना। तो इसमें सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे खर्च करती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा नेशनल ग्रोथ और ज्यादा बढ़ती है। कुछ और पर्टिकुलर आपकी इसमें फाइंडिंग्स आ जाती हैं। जैसे 2013 से लेके 2022 के बीच में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट में 9% इंक्रीज देखा गया है हाउस होल्ड की इनकम। प्लस इसके साथ साथ 2.94%, 1.33% आपका ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में डिक्रीमेंट देखा गया है फैक्ट्रीज टू सप्लायर्स के बीच में। और जो हमारा नेशनल हाईवे नेटवर्क है, इसमें 60% इंक्रीज देखा गया है, यानी कि 91 टू 87 किलोमीटर ये हुआ करता था 2014। अब 2024 में ये पहुंच चुका है 1,46,145 किलोमीटर। बॉम्ब साइक्लोन की बात करते हैं तो एक स्ट्रॉम आता है, स्ट्रॉम का नाम है, बड़ा ही फैंसी सा नाम है भाई, एवन। ये आपका कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है आयरलैंड और उसके साथ साथ स्कॉटलैंड। ठीक है। इसको बॉम्ब साइक्लोन बोला गया है क्योंकि इसका प्रेशर जो है वो 50 मिली बार ड्रॉप हो चुका है पिछले 24 घंटे में। यानी कि किसी भी स्टॉर्म को बॉम्ब साइक्लोन तब बोला जाता है तब इसका सेंट्रल एयर प्रेशर 24 मिली बार एटलीस्ट पिछले 24 घंटे में ड्रॉप हो। बॉम्ब साइक्लोन को नाम आता है मीटरोलॉजिकल टर्म बॉम्बोजेनेसिस से। एक मिडिल एटीट्यूड साइक्लोन है, 24 घंटे के पीरियड में बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होने लगा है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। मोस्टली कोल्ड और वार्म एयर जो मासेस हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से प्रेशर आपका कम हो जाता है। ज्यादातर ये जो आपके बॉम्ब साइक्लोन्स हैं ये ओशंस में आते हैं, ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं, नॉन ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं हो। अब उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो डॉक्टर्स हैं वो सस्पेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को। क्यों? क्योंकि ये आपका यूज किया गया है पेस्टिसाइड्स में, और उसकी वजह से 17 गांव वालों की मृत्यु भी हुई है। वो जो खाना मिला हुआ उन्होंने खाया है। मतलब कि केमिकल कंपाउंड्स, ये जो केमिकल कंपाउंड्स है ये हमारे कब बनते हैं? ये हमारे तब बनते हैं जब एस्टरिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहल भी मिला रहता है। एस्टरिफिकेशन मतलब वो केमिकल रिएक्शन कि जब दो रिएक्टेंट्स अल्कोहल और एसिड जैसे कंबाइन करके एस्टर बनाते हैं एक रिएक्शन प्रोजेक्ट के तौर पे। हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड नर्व एजेंट्स के तौर पे केमिकल वॉरफेयर में यूज किया जाता है ना। आपके नर्व सिग्नल्स के ट्रांसमिशन को रोक लेता है, आपको लकवा मार जाता है और बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो इससे मिला हुआ जो क्रॉप्स है खाना वो गांव वालों ने खा लिया जिसकी वजह से उनकी हो गई डेथ। उसके बाद हम बात करते हैं लाओ पीडीआर की, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कैपिटल है वियंटियान की। देखो रिसेंटली इंडियन एम्बेसीज ने 67 इंडियंस को बचाया है। साइबर स्कैम सेंटर्स आपके जो गोल्डन ट्रायंगल में चल रहे हैं, गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको बोला जाता है, GTSEZ ऑफ लाओ पीडीआर। अब देखो लाओ पीडीआर को अब देखोगे ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसको एकदम से एक्सेस नहीं है समुद्र का, है ना। ये हमारा जो है गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट आ जाता है। गोल्डन ट्रायंगल यानी कि ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स आ जाता है। इसमें एक आपका थाईलैंड आ जाता है और उसके बाद में एक आ जाता है आगे की तरफ म्यांमार। तो ये तीन कंट्रीज आपकी गोल्डन ट्रायंगल के तौर पे जानी जाती है ओपियम के प्रोड्यूस करने को लेकर। लैंड बाउंड्रीज में ऊपर इनके पास चाइना है, नॉर्थ में वियतनाम जो है वो इनके नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। कंबोडिया साउथ में आता है।
थाईलैंड आपका वेस्ट में आता है और म्यांमार नॉर्थ वेस्ट में। ये आसियान का मेंबर है। इसके साथ साथ यहाँ पर प्लेट्यूज आते हैं। एक प्लेट्यूज का नाम है जियांग ख्यांग, एक का नाम है इनका बोलोवेंस, और एक का नाम है खम्माओ। माउंटेन रेंजेस में आती हैं अन्ना माइट रेंज, एक आती है लुआंग प्रबांग। ठीक है। हाईएस्ट पीक का नाम है फू बिया, और मेजर रिवर आती है मेकोंग। मेकोंग रिवर आपकी जो है वो म्यांमार और थाईलैंड दोनों में फ्लो करती है। जो आपकी की कैपिटल है ना वियंटाइन, ये इसी रिवर पर बेस्ड है। चलिए अब आगे बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज ने लॉन्च किया है एमएसएमई ट्रेड इनेबलमेंट और मार्केटिंग इनिशिएटिव, यानी कि टीम इनिशिएटिव। इसको लॉन्च किया गया है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी, यानी कि रैम्प प्रोग्राम, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज का है ना। रैम्प वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इंप्लीमेंट करेंगे इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। 5 साल का टाइम पीरियड 2022 से लेके 2027 तक रहेगा। एम क्या है इसका बेसिकली? एम की अगर बात करूं तो इसके द्वारा जो आपके एमएसएमईज हैं, है ना, उनका एक्सेस बढ़ाया जाएगा मार्केट तक। मार्केट तक का एक्सेस उनको बढ़ाया जाएगा, पहुंच बढ़ेगी उनकी मार्केट में। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होगा, है ना। हम आउटरीच प्रोग्राम्स वगैरह ये सब किया जाए। अब ओवरऑल अगर हम टीम इनिशिएटिव की बात करते हैं तो इसके द्वारा आपका एमएसएमईज को एम्पावर तो देखो किया ही जा रहा है ना। एमएसएमईज को एम्पावर किया जाएगा, डिजिटल कॉमर्स जो है उसके साथ मतलब कि एम्पावर किया जाएगा। जो आपके ओएनडीसी प्लेटफॉर्म है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, इससे मार्केट रीच बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी इनकी, है ना। इसके द्वारा जो आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका भी इस्तेमाल करेंगे, है ना। मतलब जो भी एमएसएमई है उनको सपोर्ट किया जाए। टोटल आउटले इस स्कीम का है 277 करोड़ रुपए। ड्यूरेशन जैसा मैंने आपको बताया 2024 से लेके 2027 तक। टीम इनिशिएटिव की बात कर रहा हूं मैं। टारगेट बेनिफिशियरीज में 5 लाख एमएससीज आ जाते हैं, जिसमें 50% वुमेन ओन्ड है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो है वो आ जाता है वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर्स के अंडर में। मोस्टली जो हमारी मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो इसके लिए ज्यादा बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। रिवर्स फ्लिप की बात करते हैं तो क्विक कॉमर्स जो आपका यूनिकॉर्न है लाइक जेप्टो, इन्होंने एक रिवर्स फ्लिप किया, यानी कि फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया, है ना। अपनी आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से पहले पहले। रिवर्स फ्लिप का मतलब होता है कि ओवरसीज के जो हमारे स्टार्टअप्स, ओवरसीज के स्टार्टअप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में अपना डोमिसाइल को शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में उनको लिस्ट होना है। सीधी सी बात है, जो इंडिया की लार्ज और ग्रोइंग इकोनॉमी है उस पर कैपिटलाइज करना है। जो वेंचर कैपिटल्स के डीपर पूल्स हैं उनका एक्सेस मिलेगा। जो टैक्स रिजाइम्स हैं वो शायद उनके लिए ज्यादा फेवरेबल्स आ जाते हैं। बेटर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन आ जाता है, आईपीआर आ जाते हैं, और यंग और एजुकेटेड पॉपुलेशन भी आ जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नमदा पाहा टाइगर रिजर्व की, तो एक एलिफेंट यहाँ पर स्पॉट किया गया है नमदा पाहा टाइगर रिजर्व में। बट ये यूनिक बात इसीलिए क्योंकि तकरीबन 10 साल के बाद स्पॉट किया है ना। तो अगर हम नमदा पाहा नेशनल पार्क की बात करें तो ये इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट आ जाता है। आप मैप पर भी देखोगे तो आपको ईस्टर्न मोस्ट लोकेशन इसका दिखेगा, जो कि लाई करता है इन द चैंग लैंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आपकी फ्लो करती है रिवर नमदा पाहा। नमदा पाहा नाम की ही रिवर भी यहाँ से फ्लो करती है। ठीक है। वेजिटेशन की बात करें तो उस वो वेजिटेशन मिलेगा आपको, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो भी आपको मिल जाएंगे, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट भी मिलेंगे। फोना में आपकी 4 बिग कैट्स यहाँ पर दिखाई देती हैं, यानी कि टाइगर है, लियोपर्ड जो है वो भी मिलेगा, और आपका क्लाउडेड लेपर्ड है वो भी मिलता है, और स्नो वाला लेपर्ड भी मिलता है। फ्लोरा में आपका आ जाता है पाइनस मर्कुसी, और आता है एबियस डेला वावी, यानी कि ये एक्सक्लूसिव है इन एरियाज की। और मिशमी तीता भी मिलता है, कॉपी तीता जिसको कहा जाता है, वो भी यहाँ पर मिलता है। आगे बात करते हैं डीप सीक एआई की। तो चाइना का डीप सीक एआई मॉडल्स, जिसमें से एक आता है डीप सीक V3 और दूसरा आता है डीप सीक R1।
है ना। ये चैट जीपीटी के बराबर परफॉर्म कर रहे हैं, वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज कर। एडवांस्ड ओपन सोर्स एआई मॉडल्स है जो ज्यादा एफिशिएंट है रीजनिंग में, कोडिंग में, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में। इनको यूज करना चीपर भी है। इसके साथ साथ जो R1 है आपका, ये 20 से 50 गुना ज्यादा चीपर है ओपन एआई के मॉडल से, है ना। इसकी वजह से हमारा जो है वो होता है जेवॉन्स पैराडॉक्स। जेवंस पैराडॉक्स क्या होता है? जेवंस पैराडॉक्स का मतलब रहता है एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जिसमें आपका रिसोर्स और ज्यादा चीप हो जाता है और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इसकी वजह से उसकी डिमांड में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। आगे बात करेंगे नगोबा जतारा की। तो नगोबा जतारा एक होली पिलग्रिमेज इवेंट है, तीर्थ टाइप का आपका माना जाता है, जो कि परफॉर्म किया जाता है मेसराम क्लैन का। मेसराम क्लैन यानी कि जो हमारे गोंड आदिवासी आ जाते हैं उनके द्वारा, आदिलाबाद तेलंगाना। यहाँ पर आपके बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जो कि महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं, उड़ीसा को हो गया, एमपी हो गया। ये सब मेश्राम क्लैन को बिलोंग करते हैं। ये इस फेस्टिवल में प्रेयर्स अपनी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आपका गुसाती नाम का जो डांस है वो भी परफॉर्म किया जाता है गोंड ट्राइब के द्वारा। ये एक मेजर अट्रैक्शन है। अब गोंड ट्राइब की बात करते हैं तो जो गोंड ट्राइब है आपका, ये तकरीबन आपकी 4 मिलियन लोग हैं जो कि ऑल इंडिया फैले हुए, सेंट्रल इंडिया में खासकर। 1400 साल की पुरानी इनकी हिस्ट्री भी आ जाती है। ये जो कौंड वर्ड है ना, ये द्रविडियन एक्सप्रेशन से आता है, कौंड से। कौंड का क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है ग्रीन माउंटेन। आगे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की बात करेंगे। 1899 टू 1993 इनको उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे याद किया गया है। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के। इससे पहले ये रोल ब्रिटिश के लिए ही रिजर्व था। अब आर्मी डे जो हमारा मनाया जाता है हर साल जनवरी 15 को, है ना, ये उस दिन के लिए मनाया जाता है जब उन्होंने कमांडर इन चीफ के तौर पे रिप्लेस किया था। इन्होंने रिप्लेस किया था जनरल सर फ्रांसिस रॉय बचर। मिलिट्री कैरियर इनका 1919 से लेके 1953 तक रहा था। फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडियन आर्मी की बटालियन को कमांड किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उन्होंने मिडिल ईस्ट में सर्व किया और बर्मा में भी सर्व किया। उनके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर के तौर पे परफॉर्म किया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने 1986 में उनको फील्ड मार्शल की रैंक भी प्रोवाइड की थी। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स इकोवास की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 पर्टिकुलर कंट्रीज आ जाती हैं। एक तो आती है माली, उसके बाद आती है बर्किना फासो, और तीसरी कंट्री का नाम आता है आपका नाइगर। नाइगर कहाँ गया भाई? नाइग, हाँ ये रहा, नाइगर। ये तीनों जो कंट्रीज है ना, ये मिलिट्री रूल के अंडर है। तो इन्होंने ऑफिशियली इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है ना। ये हमारा जो ब्लॉक है ना, ये कहाँ लाई कर रहा है आपको देखने में ही पता चला होगा, वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक है। और इकोवॉस, मतलब इनमें काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक टेंशंस फॉलो हो रहे थे, है ना। तो इकोवॉस का हेडक्वार्टर है अबुआ, नाइजीरिया। 1975 में स्टार्ट हुआ। काम वही आ जाता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना है मेंबर स्टेट्स में, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करना है। अब जो भी इकोवॉस कंट्रीज के सिटीजन्स आ जाते हैं, इनको सारे मेंबर स्टेट्स में राइट टू लिव और राइट टू वर्क आ जाता है। फ्री सर्कुलेशन ऑफ गुड्स भी परमिटेड। अभी 12 मेंबर है इसमें टोटली। विड्रॉल के बाद में बेनिन, कैबो वर्डे, कोट डिवोर, द गैम्बिया, घाना, गुइना बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और टोगो। कुर्दिस्तान रीजन की बात करते हैं तो रिसेंटली इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन रेजिस्टेंस सपोर्ट भेजा है कुर्दिस्तान रीजन के लोगों को, जो कि लाई करता है इन इराक। कुर्दिस्तान बेसिकली देखा जाए तो ये है एक माउंटेनियस, अरे यार ये जो है ना, ये कई बार मैं लिखते लिखते फ्लो में स्पेलिंग भूल जाता हूँ। माउंटेनियस रीजन आता है जो कहाँ लाई करता है? ईस्टर्न टर्की में लाई करता है आपका, है ना। नॉर्दर्न इराक में लाई करता है, वेस्टर्न ईरान में लाई करता है, और आपके छोटे छोटे एरिया सीरिया और अर्मेनिया के भी आ जाते हैं। प्रीडोमिनेटली यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको कहा जाता है कुर्ड्स। फोर्थ लार्जेस्ट मिडिल ईस्टर्न एथनिक ग्रुप है, एक नेशन स्टेट के बिना, मतलब इनका खुद का कोई नेशन नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में आपकी होती है ट्रीटी ऑफ सेवेर्स। वेस्टर्न पावर्स ने कुर्ड्स को बोला था कि भैया हम आपको खुद का होमलैंड देंगे, लेकिन उसके बाद में ट्रीटी ऑफ होती है लाओ
1924 में। इसके द्वारा कुड्स को आपका मिडिल ईस्ट के अलग अलग नेशंस में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक स्टेप। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका। अब अगर हम तीसरा रिवर की बात करते हैं तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज यानी कि MOEFCC जो है, उन्होंने एक प्रपोजल आपका जो है उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है कि आपका तीस्ता थ्री डैम जो है, तीस्ता थ्री डैम आपका मेन तीस्ता रिवर के पास में बनाया जाएगा, डिजाइन और स्टेबिलिटी कंसर्न्स के बाद भी। अगर हम तीसरा रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिनेशन होता है नॉर्थ सिक्किम में, यहाँ कहीं जो लामो लेक में। इंडिया में फ्लो करती है कहाँ? इंडिया में फ्लो करती है भैया आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और सिक्किम में, और फिर बांग्लादेश में फ्लो कर जाती है। रिवर रंगित इसकी ट्रिब्यूटरी आ जाती है। इसका कोर्स शिवालिक हिल से स्टार्ट होता है, साउथ ईस्ट में जाता है शिवोक खोला पास से, वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। यहाँ पर अपर पद्मा रिवर को ज्वाइन करने के बाद यानी कि गंगा रिवर जो बांग्लादेश में चली जाती है उसको ज्वाइन करने के बाद बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। 1787 के आसपास इसका जो कोर्स है वो चेंज हो गया और ये थोड़ा ईस्ट की तरफ जाने लगी थी, मतलब कि जमुना रिवर को इसने बांग्लादेश में ज्वाइन कर लिया। ग्वांटानामो बे की बात करते हैं तो यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है कि एक माइग्रेंट डिटेंशन सेंटर खोला जाना है ग्वांटानामो बे में। ठीक है, इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ग्वांटानामो बे आपका कैरेबियन सी का एक इनलेट आ जाता है। ठीक है, यानी कि साउथ ईस्टर्न क्यूबा का पार्ट है ये। यहाँ पर एक काफी बड़ा और शेल्टर्ड बे है, यानी कि इस हार्बर में एंटर करने का काफी नैरो रास्ता आ जाता है, यानी कि बड़े बड़े वेसल्स आपके आराम से वैसे तो आ सकते हैं। यहाँ के पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आपके आते हैं काई मनेरा, और दूसरा आता है वोक्यू एरोन। ठीक है, ये ग्वांटानामो से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर नेवल स्टेशन भी आता है, नेवल स्टेशन ग्वांटानामो बे। इसको 1903 में स्टेब्लिश किया गया था, ओल्डेस्ट ओवरसीज मिलिट्री इंस्टॉलेशन है यूएसए का। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको क्यूबा से लीज पर लिया हुआ है, यूएस के पास यहाँ का जुरिसडिक्शन आ जाता है, जबकि क्यूबा की ओवरऑल सोवरेनिटी आती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओमान जिसकी कैपिटल है मस्कट, तो रिसेंटली इंडिया और ओमान ने एग्री किया है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी कि DTAA, उसके ऊपर उन्होंने एग्री किया है ताकि टैक्सेशन के मामले में एक दूसरे के साथ में और बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके, है ना। क्यूबा हमारा अरेबियन पेनिनसुला का साउथ ईस्टर्न कोस्ट को एरिया का ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, यहाँ पर आपका पर्शियन जो गल्फ है वो भी आ जाता है। अब उसके ऊपर और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यमन है, यमन आ जाता है आपका साउथ वेस्ट। अरेबियन सी साउथ और ईस्ट में आ जाता है। गल्फ ऑफ ओमान जो है वो आपका नॉर्थ की तरफ आ जाता है। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये नॉर्थ वेस्ट में, और सऊदी अरेबिया जो है वो आ जाता है आपका, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट में, और सऊदी अरेबिया वेस्ट में आ जाता है। ओवरऑल इसके क्लाइमेट की बात करें तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, है ना। ये क्लाइमेट आपको मिलेगा कोस्टल एरिया यहाँ इस वाले में। थोड़ा सा इंटीरियर में आप जाओगे ना, तो इंटीरियर में आपको थोड़ा सा मतलब कि समर मॉनसून जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मिल सकता है, यानी कि ठीक ठाक बारिश भी इस एरिया में हो जाती है, खासकर मई से लेकर सितंबर तक। कोस्टल प्लेन्स, ये जो पूरा का पूरा इनका जो कोस्टल प्लेन वाला इलाका है ना, इसको बोला जाता है अल बटीना। अल बटीना के नाम से बोला जाता है, जो गल्फ ऑफ ओमान में फैला हुआ है। इनका जो डेजर्ट है, डेजर्ट को बोला जाता है रब अल खली, जो कि सऊदी अरेबिया और यमन के साथ में ये लोग शेयर भी करते हैं। और उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर आता है माउंट शम्स, इसको सन माउंटेन भी कहा जाता है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं पलार रिवर में पॉल्यूशन कम करने के लिए, टेनरीज जहां पर चमड़े का काम होता है उनको रोकने के लिए। इन डायरेक्शंस को एक पर्टिकुलर जजमेंट के रिस्पेक्ट में आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को और पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल्स को, ये एसेंशियल फीचर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या कहता है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो बंदा
पॉल्यूशन करता है, जो प्रोड्यूसर होता है पॉल्यूशन का, है ना, वो क्या करेगा, वो कॉस्ट बेयर करेगा इसको मैनेज करने की, ताकि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को कोई खतरा ना हो। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसमें डिसीजन मेकर को इनेबल किया जाता है कि भैया रोको, प्रिकॉशनरी मेजर्स लो, एनवायरमेंटल और ह्यूमन हेल्थ खराब हो रही है, हजार्ड जो है वो खराब हो रही है, तो आप इसको क्या करो, मेंटेन करो। अब की हाइलाइट्स क्या आती हैं ऐसी डायरेक्शंस की, स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना, प्रोवाइड करना पड़ेगा उन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को, है ना, पॉलिटिक्स पे प्रिंसिपल के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये भी बोला है कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाइए, ताकि इस पूरे डैमेज का एसेस किया जा सके, ऑडिट किया जा सके, रेमेडियल मेजर्स बताए जा सके। अब पलार रिवर का जो पॉल्यूशन है ये टेनरीज की वजह से हो रहा है ना, ये अगर आप पलार रिवर को देखोगे, कहाँ गई भाई यार, अभी हाँ ये रही। ये जो पलार रिवर को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये आपकी, नहीं पलार रिवर इतना ऊपर कहाँ से आ गई भाई, बेंगलुरु में कहाँ से, अच्छा बेंगलुरु यहाँ है, सॉरी, हाँ तमिलनाडु में पलार रिवर है आपकी। ये हेविली पॉल्यूटेड है टेनरीज की वजह से, अनट्रीटेड केमिकल एफिलुएंट्स आ जाता है, टॉक्सिक हैवी मेटल्स लाइक आपका जो क्रोमियम वगैरह है वो इसमें डाला जाता है। टेनरीज वो फैक्ट्रीज होती है जहां पर चमड़े का काम होता है, एनिमल हाइड्स का प्रोसेसिंग की जाती है, लेदर में उनको कन्वर्ट किया जाता है ना। अब ऐसी के कुछ पर्टिकुलर जजमेंट्स आए हैं जिसमें एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जैसे रूरल लिटिगेशन और इंटाइटलमेंट, केंद्र वर्सेस स्टेट। इसके द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया था कि हेल्दी इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार हम सबको, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी बोला गया कि राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के हिसाब से। और टीएन गोदावर्मन थिरुपलाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1996 का केस है, इसमें फॉरेस्ट की मीनिंग को एक्सपेंड कर दिया गया था, ग्रीन एक्सपेंसेस को भी जोड़ा गया, उनका नेचर, क्लासिफिकेशन, ओनरशिप से कोई मतलब। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ब्लू हेलमेट्स की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया ने इंडिया के जो कंट्रीब्यूशन है उसको सराहा है। ब्लू हेलमेट्स का जो पार्टनरशिप रहा है यूनाइटेड नेशंस के साथ में, इंडिया ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है इसको सराहा है। ब्लू हेलमेट्स यानी कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स होते हैं जो कि ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं पीस कीपिंग मिशंस के दौरान, चाहे इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे किसी की। 1948 में इनकी स्टार्टिंग हुई थी जब यूएन ने मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय किया था इन द वेस्ट एशिया, इस पूरे आर्मस्टाइज एग्रीमेंट यानी कि जो भी आपका वर्ल्ड वॉर के बाद में एग्रीमेंट हुए थे उनको फॉलो करने के लिए। डिप्लॉयमेंट का मैकेनिज्म कुछ ऐसा आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक रिजोल्यूशन सबसे पहले लेके आती है ना। बजट और रिसोर्सेज ये आपके यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के अप्रूवल में रहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ पीस कीपिंग आपके कंसेंट ऑफ द पार्टीज पे बेस्ड है, कि भैया जिस के हेल्प के लिए आप भेज रहे हो पहले वो हेल्प मांगे तो सही, इम्पार्शियल होने चाहिए, नॉन यूज ऑफ फोर्स, एक्सट्रीम कंडीशंस में सेल्फ डिफेंस के मामलों में आप करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस जो यूनाइटेड नेशंस का होता है वो पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस देता है पीस कीपिंग ऑपरेशंस। केरासी की बात कर लेते हैं तो रिसेंटली एक रशिया का न्यूक्लियर पावर्ड वेसल जिसका नाम है 50 लैट पोबैडी, ये कोलाइड कर गया एक कार्गो वेसल के साथ कैरासी में। कैरासी जो है ये आपका एक थोड़ा सा शैलो सी, मार्जिनल सी आ जाता है, जो कि आर्कटिक ओशन का पार्ट है ना, साइबेरिया के नॉर्थ में सिचुएटेड है ये। इसके साथ रशिया वाला जो एरिया आता है, और ये बना है ग्लेशियर्स के मेल्टिंग की वजह से अब ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज। यहाँ के आसपास आपको देखेगा बैरेंट सी, यहाँ पर बैरेंट सी आ जाता है, वेस्ट की तरफ लाई करता है। लैपटैप सी जो है ये इसके ईस्ट की तरफ लाई करता है। इसको वन ऑफ द कोल्डेस्ट सी माना जाता है वर्ल्ड का। यहाँ पर रिवर्स आती हैं हमारी लाइक कैरा, और ठीक है, पाया, सिना और यानी से। इंपोर्टेंट आइलैंड्स यहाँ पर जो है उसमें से एक तो आ जाता है आपका पैली, मैं इसको स्पॉट नहीं कर पा रहा हूँ, आपका पहले आ जाता है, इसके साथ साथ डिक्सन है, कमिनाय है, ओलिनी है और टाइमर है, ये सब मेंशन्ड है पीडीएफ। अब उसके बाद टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेंट ट्रिब्यूनल टीडीएसएटी, है ना, इनकी बात करें तो इन्होंने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के द्वारा कुछ पेनल्टीज जो इम्पोज की गई थी टेलीकॉम कंपनीज पे लगाई गई थी, उस पे उन्होंने स्टे लगा दिया। ट्राई ने क्यों लगाया था पेनल्टीज, क्योंकि स्पैम कॉल्स पे रोक नहीं लग पा रही। अब देखो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट और अपीलेट ट्रिब्यूनल टीडीएसएटी एक हमारा स्टेचुटरी बॉडी है, ट्राई एक्ट
1997 को 2007 में अमेंड किया गया और इनको बनाया गया। इनका फंक्शन होता है सब तरह के झगड़ों को, डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करना, अपील्स का डिस्पोजल करना, सर्विस प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर्स दोनों के इंटरेस्ट की सुरक्षा करना। इसमें एक चेयर पर्सन रहता है हमारा, है ना, दो मेंबर्स रहते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। पावर्स की बात करें तो टेलीकॉम, ब्रॉडकास्टिंग और एयरपोर्ट टैरिफ मैटर्स में इनका दखल रहता है, ठीक है। और अपलेट जुडिक्शन इनका सिर्फ साइबर यानी कि आईटी वाले मैटर्स में रहता है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं, खुद का प्रोसीजर भी रेगुलेट करते हैं। फिर हम बात करते हैं नाविका सागर परिक्रमा की, तो रिसेंटली आईएनएसवी तारिणी जो है आपका, आईएनएसवी तारिणी, नाविका सागर परिक्रमा फेज 2 के अंडर में इन्होंने सक्सेसफुली पॉइंट नीमो जो है उसको पास किया है, ठीक है। पॉइंट नीमो आपका साउथ पैसिफिक ओशन का वो पॉइंट आता है जो सबसे ज्यादा फारदेस्ट होता है लैंड से, सबसे ज्यादा फारदेस्ट होता है ना, मतलब लैंड आपका सबसे ज्यादा दूर है। ये बहुत ही तगड़ा सर्कम नेविगेशन वाला प्रोग्राम है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड को आपका सर्कमफेरेंस को क्रॉस किया जा रहा है बाय द टू फ्लाई क्या बोलते हैं फीमेल ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। इस एक्सपीडिशन के द्वारा आईएनएस तारिणी को यानी कि इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी के द्वारा 21600 नॉटिकल माइल्स को कवर किया जाएगा। इसका पहला एडिशन 2018 में हुआ था, जब क्वेश्चन भी पूछा गया था भाई मेरे करंट अफेयर्स में भी आया था और मुझे पता था कि उनके स्टॉप्स कहाँ कहाँ तक है। तो ये जो स्टॉप्स है ना, इन स्टॉप्स को भैया एक बार देख लेना, ठीक है, पूछे जाते हैं कई बार। एडहॉक जजेस की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशंस को रिलैक्स कर दिया है कि एडहॉक जजेस का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है हाई कोर्ट्स में, है ना, ये आपका जो केस है, ये केस आया था लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021। इसमें एक कंडीशन ये डाली गई थी कि एड हॉक जजेस को हाई कोर्ट में आप अपॉइंट कब करोगे, अगर जुडिशियल वैकेंसीज 20% क्रॉस कर जाती हैं स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ की, है ना। अब हाई कोर्ट आपके 2 से 5 एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं अगर आपका सेंशन स्ट्रेंथ 10% को क्रॉस नहीं किया गया होगा तो। सबसे लास्ट में रिपब्लिक ऑफ गिना यानी कि कैपिटल इस कोनार की, तो गिना ने सक्सेसफुली कैम्पिनीज फॉर्म जो है ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपोसेनेसिस का, एचएटी का, स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, उसको एलिमिनेट कर दिया है। ये जो कंट्री है ये अगेन हमारी आती है वेस्ट अफ्रीका में लाई करती है, ठीक है। अटलांटिक जो कोस्ट है वो यहीं पर आ जाता है। बाउंड्रीज की बात किया जाएगा तो आपका आ जाता है ग्वेना बसाओ इन द नॉर्थ वेस्ट, ये रही हुई। सेनेगल नॉर्थ में है, माली इज इन नॉर्थ ईस्ट, माली का बॉर्डर ये आ जाता है। कोइट डबलैर जो है वो आ जाता है साउथ ईस्ट में, और लाइबेरिया और सियरा लियोन जो है वो आती है साउथ में। क्लाइमेट है यहाँ का ट्रॉपिकल, है ना, ट्रॉपिकल का मतलब रहता है हॉट और ह्यूमिड। माउंटेन रेंजेस की बात करें तो एक तो है निम्बा, दूसरी है लोमा, तीसरी है फोर्टा रिजल्ट। रिवर्स की बात करें तो एक आती है नाइगर, एक आती है गैम्बिया, एक आती है बैफिन, एक का नाम है बकोये, ठीक है, यानी कि जहां पर सेनेगल रिवर का पानी जाता है। हाईएस्ट पीक है माउंट निम्बा, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द एंटायर वीकली करंट अफेयर्स। आपको ये करंट अफेयर्स अगर डाउनलोड करने हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आप सीडीएस ड्राइव में जाएंगे, नीचे सीडीएस ड्राइव की लिंक है, सीडीएस ड्राइव की लिंक में जाने के बाद में ये तो चलो अब हमारा काम करनी, इसको हटा दूंगा मैं, वीकली करंट अफेयर्स में जाएंगे। वीकली करंट अफेयर्स में जाएं चाहे आप करंट अफेयर एमसीक्यूज में जाएं, आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, 2024 2025। हम सबको पता है सीडीएस और अपकमिंग जो सीडीएस है उसके लिए आपको सितंबर 2024 से प्रिपरेशन करना है ना। अब आपको ये पर्टिकुलर जो भी करंट अफेयर डाउनलोड करने हैं तो उसको आपको 2025 में फेब जनवरी मार्च एंड वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे, जो भी करस्पॉन्डिंग मंथ है वहां जाइए और वो करंट वीकली अफेयर आप डाउनलोड कर लीजिए। एमसीक्यूज अगर आपको सॉल्व करने हैं तो वो भी आपको इसी मेथड में मिल जाएंगे, ठीक है। आप सबको मैंने पहले ऑलरेडी बताया था कि हमारे ऑनलाइन बैचेस जो है प्लस जो भी हमारा ऑफलाइन बैचेस है, ठीक है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बैचेस, ये दोनों के दोनों आपके सितंबर से लॉन्च कर दिए गए। ऑनलाइन बैचेस तो मोस्टली आपके ऑनलाइन ही है, लेकिन ऑफलाइन जो है उसका लोकेशन है नोएडा सेक्टर 62। नोएडा सेक्टर 62 में आपके बैचेस कंडक्ट किए जाएंगे। अपकमिंग एनडीए और सीडीएस
2026 के लिए। ये बैचेस आपके सितंबर से ही चालू हो जाएंगे, इनके रजिस्ट्रेशन, इनकी इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ आपके पास जल्दी ही आ जाए। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो, नोट्स वगैरह सब कुछ, बाकी इन्फॉर्मेशन वगैरह टेलीग्राम पे आ जाती है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप लोग। 8.6 फॉलोअर्स नहीं है, बस 18,000 फॉलोअर बचे हैं बिकॉज ऑफ माई इनएक्टिविटी। ठीक है, चलो फिर, जय हिंद टू यू ऑल।